स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें अपने भीतर ले जाएगी। हम सद्गुरु की जानी मानी पुस्तक इनर इंजीनियरिंग अ योगीज गाइड टू जॉय के शुरुआती हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इसे जीवन को समझने और बेहतर ढंग से जीने के लिए एक तरह की, क्या कहें, प्रैक्टिकल गाइड की तरह देखा जा सकता है। पुस्तक की शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से होती है। हम इंसान अक्सर अपनी खुशी बाहरी चीजों में क्यों तलाशते हैं? मतलब हमारे आसपास के हालात कैसे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, या हमारे पास क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल कि इस तरह मिली खुशी कभी टिकती क्यों नहीं। यहीं पर इनर इंजीनियरिंग का आइडिया आता है। अपने अंदरूनी अनुभव को अपनी आंतरिक दुनिया को सचेत रूप से डिजाइन करने का, उसे संभालने का एक विज्ञान। तो आज की हमारी इस खास चर्चा का मकसद है इस पुस्तक के नजरिए से ये समझना कि बाहरी सुख आखिर इतना क्षणभंगुर, इतना टेम्पररी क्यों होता है। योग शब्द का जो आम मतलब हम जानते हैं, उससे हटकर इसका वास्तविक और गहरा मतलब क्या है। और सबसे जरूरी, अपने भीतर के 4 मूल तत्व, हमारा शरीर यानी काया, हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारी जीवन ऊर्जा, इनको साधना मतलब एक सीध में लाना क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए इस पर बात करते हैं। किताब का पहला और शायद सबसे अहम तर्क ये है कि इंसान ने अपनी खुशी का पूरी तरह से बाहरीकरण कर दिया है, बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट बना दिया है। ये कुछ ऐसा है जैसे हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल कहीं बाहर रख दिया है और अब उम्मीद कर रहे हैं कि कोई और सही बटन दबाएगा। सद्गुरु इसे एक बहुत ही दोषपूर्ण समीकरण, एक फंडामेंटली फ्लॉड इक्वेशन कहते हैं। ऐसा लगता है ना अक्सर। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये समीकरण सिर्फ दोषपूर्ण ही नहीं, बल्कि दुख का एक पक्का रास्ता है। क्योंकि बाहर से मिलने वाला सुख, चाहे वो किसी इंसान से मिले, किसी हालात से या किसी चीज से, वो हमेशा हमेशा टेम्परेरी ही होगा। बाहरी दुनिया का नेचर ही है बदलना। आज जो है कल वो नहीं। तो जैसे ही बाहरी हालात बदलते हैं, जिस चीज से कल सुख मिल रहा था, हो सकता है आज वही दुख का कारण बन जाए। ये कभी ना खत्म होने वाले विशियस साइकिल जैसा बन जाता है। जैसे मान लीजिए आज एक खास चीज पाने से खुशी मिली, कल वही खुशी एक जरूरत बन जाती है, एक उम्मीद कि वो बनी रहे। और परसों अगर वो चीज नहीं मिलती या छिन जाती है, तो वही चीज गहरे दुख का कारण बन जाती है। सुख की तलाश दुख में बदल जाती है। सद्गुरु इसे इंसान की मूल दुर्दशा, उसकी बुनियादी प्रॉब्लम का एक अहम हिस्सा मानते हैं। अपनी अंदर की स्थिति को बाहरी चीजों के भरोसे छोड़ देना। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम न सिर्फ अपनी खुशी बल्कि अपने दुख के लिए भी बाहरी फैक्टर्स को ही जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। कुछ अच्छा हो तो क्रेडिट बाहर, कुछ बुरा हो तो ब्लेम भी बाहर। और इस पूरी प्रक्रिया में जो चीज खो जाती है वो है हमारी अपनी आंतरिक स्थिति पर हमारा कंट्रोल, हमारी चॉइस करने की क्षमता। और यहीं से बात और इंटरेस्टिंग होनी शुरू होती है। बिल्कुल। और इसी मोड़ पर योग का कॉन्सेप्ट सामने आता है, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा ज्यादातर लोग समझते हैं। किताब बहुत जोर देकर यह साफ करती है कि योग का मतलब सिर्फ शरीर को स्ट्रेच करना या मुश्किल आसन करना ही नहीं है। योग का लिटरल जो मूल अर्थ है वो है मिलन या यूनियन। मिलन? हाँ, मिलन। और इसमें सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये मिलन किसका है। ये मिलन है अपनी सीमित इंडिविजुअल चेतना का उस विशाल कॉस्मिक चेतना के साथ। ये उस अलगाव की भावना को मिटाने की प्रक्रिया है जिसे हमने अनजाने में अपने अंदर पाल लिया है। ये भावना कि मैं बस ये शरीर और मन हूं और बाकी सब मुझसे अलग है। लेकिन कई लोगों के लिए, जैसा आपने कहा, योग का मतलब तो फिजिकल एक्सरसाइज या ज्यादा से ज्यादा मेंटल पीस ही है। ये ब्रह्मांडीय चेतना से मिलन वाली बात थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट या शायद कुछ लोगों के लिए पहुंच से बाहर की नहीं लगती। इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझें? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए, मिलन का ये आइडिया फिलोसॉफिकल लग सकता है, लेकिन इनर इंजीनियरिंग इसे बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर लाती है। ये मिलन, ये यूनियन कोई मिस्टीरियस घटना नहीं है जो किसी दिन अचानक हो जाएगी, बल्कि ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसे हम कॉन्शियसली साध सकते हैं। और इसका रास्ता है अपने भीतर के 4 मूल आयामों को पहचानना और उन्हें अवेयरनेस के साथ व्यवस्थित करना, मतलब उनमें हार्मनी लाना। जब हमारे भीतर के ये तत्व एक साथ एक दिशा में काम करते हैं, तो हम नेचुरली उस मिलन की स्थिति का अनुभव करने लगते हैं। बाहरी दुनिया से वो कटाव महसूस नहीं होता। ये 4 आयाम ही हमारे जीवन के अनुभव का पूरा ढांचा बनाते हैं। पहला है काया, बॉडी, हमारा ये फिजिकल शरीर। ये सिर्फ हड्डियां और मांस नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसकी अपनी मेमोरी और इंटेलिजेंस है। दूसरा है मन, माइंड,
हमारे विचार, हमारी यादें, हमारी कल्पनाएं, एनालिसिस करने की क्षमता, ये सब मेंटल प्रोसेस का हिस्सा है। तीसरा है भावना, इमोशन, हमारी महसूस करने की क्षमता, सुख, दुख, गुस्सा, प्यार, ये सब हमारी इमोशनल स्टेट के पहलू हैं जो असल में हमारे अंदरूनी केमिस्ट्री का खेल हैं। और चौथा, और शायद सबसे सटल, है ऊर्जा, एनर्जी, हमारी लाइफ फोर्स, जिसे भारतीय परंपरा में प्राण कहा गया है। यही वो एनर्जी है जो शरीर, मन और भावनाओं को चलाती है। अच्छा, तो ये जो 4 आयाम हैं, काया, मन, भावना, ऊर्जा, क्या ये हमेशा एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं? मतलब अगर शरीर ठीक नहीं है तो क्या मन और भावनाएं भी डाउन हो जाती हैं? हाँ, बिल्कुल। या अगर मन में बहुत उथल-पुथल है तो क्या उसका असर शरीर और एनर्जी पर भी पड़ता है? बिल्कुल, ये चारों आपस में गहरे जुड़े हुए हैं और लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इन्हें अलग-अलग देखना पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद अनुभव कर सकते हैं, जिस दिन आप फिजिकली थका हुआ महसूस करते हैं, उस दिन मन भी उतना शार्प नहीं चलता और शायद इरिटेशन भी जल्दी आ जाती है। हाँ, ये तो होता है। या जब आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो उसका असर आपकी नींद पर, आपकी डाइजेशन पर, यानी आपके शरीर पर पड़ता है और आपकी एनर्जी का लेवल भी कम हो जाता है। असली आनंद, बैलेंस और जीवन में कैपेबिलिटी का अनुभव तभी संभव होता है जब ये चारों आयाम कॉन्शियसली एक सीध में, एक ही दिशा में काम करते हैं। सोचिए, अगर आपकी कार के चारों पहिए अलग अलग दिशाओं में जाने की कोशिश करें तो क्या होगा? गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। बस गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ फ्रिक्शन और संघर्ष पैदा होगा। हमारे जीवन के साथ भी ऐसा ही होता है। जब शरीर कुछ और चाहता है, मन कहीं और भाग रहा है, भावनाएं किसी और दिशा में बह रही हैं और ऊर्जा बिखरी हुई है, तो जीवन स्ट्रगल लगता है। इनर इंजीनियरिंग का लक्ष्य इसी बिखराव को खत्म करके एक इंटरनल हार्मनी लाना है। ये बात समझ में आती है। और इसी से जुड़ी एक और बात पर सद्गुरु काफी जोर देते हैं कि हम जिसे मैं कहते हैं वो असल में उतना ठोस या अलग नहीं है जितना हम मानते हैं। उनका कहना है कि हमारा ये मैं का भाव, हमारी आइडेंटिटी, वास्तव में एक आर्टिफिशियल, मन की बनाई हुई बाउंड्री है। जैसे हम जो हवा सांस में लेते हैं वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, या जो खाना हम खाते हैं वो धरती का हिस्सा है जो कुछ समय के लिए हमारे शरीर का हिस्सा बनता है और फिर वापस नेचर में मिल जाता है। तो ये मैं की सीमा कहाँ है असल में? हाँ, ये एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया है। अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो इनर इंजीनियरिंग का एक मुख्य उद्देश्य इन्हीं भ्रम वाली सीमाओं को धीरे धीरे धुंधला करना है जिन्हें हमने अपने चारों ओर खड़ा कर लिया है। ये समझना कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ ये मन या ये भावनाएं नहीं हूं। ये सब मेरे अनुभव के हिस्से हैं, लेकिन मेरी असलियत इनसे कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी है। जब ये अलगाव का भाव, ये गलत आइडेंटिफिकेशन कि मैं इस शरीर या मन तक ही लिमिटेड हूं, मिटने लगती है, तो इसका सीधा रिजल्ट होता है अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट का कम होना। डर कम होता है, क्योंकि डर हमेशा किसी चीज को खोने से जुड़ा होता है, और जब आप खुद को सीमित नहीं मानते तो खोने का डर भी कम हो जाता है, इनसिक्योरिटी कम होती है और फ्रीडम का अनुभव नेचुरली बढ़ने लगता है। ये अपनी लगाई हुई बाउंड्रीज से परे जाने की प्रोसेस है, अपने वास्तविक अनलिमिटेड नेचर को पहचानने की दिशा में एक कदम है। यही वो मिलन है जिसकी बात योग करता है। ये सब सुनने में बहुत गहरा और आकर्षक लगता है। तो फिर सवाल उठता है कि इन चारों आयामों, काया, मन, भावना और ऊर्जा को साधने के लिए, उन्हें हार्मनी में लाने के लिए प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है? क्या किताब इसके लिए कुछ तरीके या टूल्स बताती है? हाँ बिल्कुल, पुस्तक आगे चलकर बहुत विस्तार से इन आंतरिक इंजीनियरिंग के टूल्स पर बात करती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके भी सुझाती है। एक छोटी सी झलक देखें तो कॉन्शियस ईटिंग का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा खाना जो शरीर में जड़ता या सुस्ती लाने के बजाय एनर्जी और वाइब्रेंसी लाए। साथ ही शरीर की अपनी गहरी मेमोरी, बॉडी मेमोरी को समझने और योग आसनों जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से उसे प्यूरिफाई करने पर जोर दिया गया है, ताकि शरीर अतीत के बोझ से मुक्त होकर प्रेजेंट में पूरी तरह मौजूद रह सके। मन के लेवल पर किताब एक महत्वपूर्ण फर्क बताती है। हमारा मन अक्सर मनस की तरह काम करता है, यानी वो पुरानी यादों, अनुभवों, आदतों और संस्कारों का एक कलेक्शन मात्र बनकर रह जाता है, जो हमें अनजाने में चलाता रहता है, हमारे रिएक्शंस को तय करता है। इनर इंजीनियरिंग का लक्ष्य है बुद्धि, यानी डिस्क्रिमिनेशन और अवेयरनेस को जगाना, ताकि हम अतीत की मजबूरियों से कंट्रोल होने के बजाय प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियस चॉइस कर सकें। ये मन को मालिक बनाने के बजाय एक कुशल टूल बनाने की प्रक्रिया है। भावना के लेवल पर
एक रेवोल्यूशनरी आइडिया यह है कि हमारी भावनाएं मूल रूप से हमारे अंदर के रसायन शास्त्र का रिफ्लेक्शन है। दुख, सुख, गुस्सा, शांति, ये सब अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं। लेकिन ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल जिंदगी में जब तीव्र भावनाएं आती हैं, तब उन्हें सिर्फ केमिकल लोचा समझकर कंट्रोल करना कितना संभव है? हाँ, ये सवाल मन में आता है। क्योंकि गुस्से में या दुख में ये सोचना कि ये बस केमिकल है, बहुत मुश्किल लगता है। आप सही कह रहे हैं, और किताब ये नहीं कहती कि सिर्फ ये जानने भर से भावनाएं बदल जाएंगी, बल्कि ये समझ पहला कदम है। इसके बाद ये उन तकनीकों और अभ्यासों की ओर इशारा करती हैं जिनसे हम सचेत रूप से अपने आंतरिक रसायन शास्त्र को बदलना सीख सकते हैं। ये एक स्किल है जिसे डेवलप करना होता है। जैसे हम बाहरी माहौल को अपनी पसंद के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, वैसे ही हम अपने अंदरूनी माहौल को भी ऑर्गेनाइज करना सीख सकते हैं। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर ट्रांसफॉर्म करना है। और अंत में ऊर्जा, एनर्जी या प्राण के लेवल पर किताब लाइफ फोर्स के साइंस को समझने पर जोर देती है। इसमें क्रिया योग और प्राणायाम जैसी पावरफुल तकनीकें शामिल हैं, जिनका जिक्र सद्गुरु अक्सर करते हैं, जैसे कि शाम्वी महामुद्रा। इन तकनीकों का मकसद हमारी जीवन ऊर्जा को इस तरह से मैनेज और अपग्रेड करना है कि हम अधिक जीवंत, फोकस्ड और अवेयर बन सकें। जब एनर्जी सही दिशा में और भरपूर मात्रा में बहती है, तो बाकी तीनों आयाम शरीर, मन और भावना भी बेहतर ढंग से काम करने लगते हैं। ये सब वो तरीके हैं जिनसे हम अपने अंदरूनी सिस्टम को, अपनी आंतरिक मशीनरी को कॉन्शियसली इंजीनियर कर सकते हैं, ताकि ये सिस्टम हमारे लक्ष्यों और वेलबींग के लिए काम करे, ना कि हमारे खिलाफ मुश्किलें खड़ी करे। बातें निकल कर आई हैं वे ये है कि बाहरी सुख पर पूरी तरह निर्भर रहना हमें एक ऐसे अंतहीन दुष्चक्र में फंसा देता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। योग का असली और गहरा मतलब सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मिलन है, अपनी बनाई हुई सीमाओं से परे जाना और अस्तित्व के साथ एक होना। और असली टिकाऊ आनंद और सक्षमता का अनुभव तब होता है जब हम अवेयरनेस के साथ अपनी काया, मन, भावनाओं और ऊर्जा को एक सीध में लाते हैं, उनमें एक हार्मनी बनाते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इसका सीधा और सरल निचोड़ ये है कि हमारे जीवन में अनुभव होने वाले ज्यादातर दुख, गुस्सा, चिंता, तनाव या किसी भी तरह की नेगेटिविटी का असली सोर्स बाहर की दुनिया या बाहरी परिस्थितियों में नहीं है। उसका सोर्स हमारे भीतर की आंतरिक अराजकता यानी इंटरनल कियोस में है। जब हमारे अंदर के ये चार मूल तत्व शरीर, मन, भावना और ऊर्जा बिखरे हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, अलग अलग दिशाओं में भाग रहे होते हैं, तो बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हम अंदर से बेचैन और असंतुष्टि महसूस करेंगे। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर की दुनिया में खोजा या हासिल किया जा सकता है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि ट्रैवल करने का एक तरीका है। ये एक आंतरिक विज्ञान है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, जिसका अभ्यास किया जा सकता है और जिसे साधा जा सकता है। जब हमारे अंदर के ये चार आयाम हार्मनी में होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, तो जीवन बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव के बावजूद सहज रूप से आनंदमय, शांत और सक्षम बन जाता है। तब हम जीवन की चुनौतियों का सामना ज्यादा स्थिरता और क्लैरिटी के साथ कर पाते हैं। यही इनर इंजीनियरिंग का वादा है। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि हमारी आंतरिक स्थिति ही हमारे बाहरी दुनिया के अनुभव को रंग देती है, तो आज इसी क्षण अपने विचारों, अपनी भावनाओं या अपनी शारीरिक सजगता के प्रति ऐसा कौन सा एक छोटा सा सचेत बदलाव लाया जा सकता है, भले ही वो बदलाव बहुत मामूली लगे, पर जिससे दुनिया को अनुभव करने के हमारे तरीके में जरा सा ही सही पर एक पॉजिटिव फर्क महसूस हो सके। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।